नमस्कार, मैं हूं अजय और इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से आ रही है, जहां पर 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 2 कासगंज देहात, 1 शहर में ये मरीज मिले हैं पॉजिटिव। नोएडा में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कासगंज में 3, नोएडा में 4। 48 घंटे के गैप के बाद नोएडा में फिर से 4 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। मेरठ में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तादाद 58 मेरठ में पहुंच गई है। सीतापुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और यहां पर मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। तो अभी भी मरीजों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। और देश की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव की तादाद अब 9,152 पर पहुंच गई है। 980 कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक हो चुके हैं देश में। 10 बड़ी बातें अगर कोरोना से जुड़ी करें तो देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 324 अब तक है। पिछले 24 घंटे में 705 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 51 लोगों की देश भर में कोरोना से मौत हो गई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 558 हो गई है। 550 लोगों ने कोरोना के 307 लोग जमात के शामिल हैं। यूपी में 5 लोगों की कोरोना से अब तक मौत की पुष्टि है। 49 कोरोना पॉजिटिव उत्तर प्रदेश में ठीक भी हुए हैं और आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 139 हो गई है। अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अपने अपने इलाकों की गहन जांच करें ताकि कोरोना संक्रमण का मरीज कहीं भी न बचे। और इसके बावजूद अगर कोई संक्रमित व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है और छिपने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी इस पर तय होगी। 146 हॉटस्पॉट्स जो है अब चिन्हित कर लिए गए हैं और इनमें 1,71,232 मकान हैं, 9,78,055 व्यक्ति हैं और साथ साथ इन सभी मकानों पे, इन सभी क्षेत्रों में जो है बैरिकेडिंग हर हालत में कर दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में जो है फायर टेंडर से छिड़काव भी कर दिया गया है और कार्रवाई भी कर दी गई है। जो कोरोना वायरस के संक्रमण को छुपाने वाले और जानबूझकर न बताकर फैलाने वाले यदि कोई व्यक्ति रह गया है तो उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश पुलिस विभाग को, गृह विभाग को दिए हैं। जिलाधिकारी और एसएसपी को विशेष रूप से चेतावनी भी दी है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने जगह जगह चेकिंग अभी नहीं की है, जबकि 29, 30 और 31 मार्च को ही आदेश दिया गया था कि एक एक गांव में, एक एक घर में चेकिंग करा ली जाए, कोई धर्मस्थल भी ना बचे जहां की लोग छुपे हुए हों। तो अब अगर कहीं भी छुपे हुए लोग निकलेंगे तो उनके विरुद्ध तो कार्रवाई ही होगी ही होगी। और उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर है समूचे सभी जिलों की बात करें जहां जहां पर कोरोना मरीज मिले हैं तो जरा इसे भी समझिए। आगरा में 139 अब तक मरीज मिल चुके हैं। लखनऊ से 36 पॉजिटिव कोरोना के मिले हैं। गाजियाबाद में 27 कोरोना पॉजिटिव। लखीमपुर खीरी में 4, वाराणसी में 9, कानपुर में 9, शामली में 17, मेरठ में 56, जौनपुर में 4, बागपत में 7, सहारनपुर में 39, हापुड़ में 6, गाजीपुर में 5, प्रतापगढ़ में 6, हरदोई में 2, शाहजहांपुर में 1, मिर्जापुर में 2। तो इस तरह से समूचे उत्तर प्रदेश में जो कोरोना मरीजों की संख्या है। और यूपी के छात्रों के लिए आज बड़ी खबर सामने आई। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने आदेश जारी किया है कि राज्य के 6वीं से लेकर 9वीं तक और 11वीं के छात्रों को बिना रिजल्ट के पास कर दिया जाएगा। यानी इन छात्रों को सीधे अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा साहब, जिनके हाथ में शिक्षा की जिम्मेदारी है यूपी की, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए।
दिनेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडियो से। मैं अजय बोल रहा हूं आपके साथ। अजय जी बोलिए। ये जो खबर है कि बच्चों को 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी बच्चों को सीधे पास कर दिया जाएगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके क्या नफा नुकसान? देखिए, जो आपका कहना है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो आप जानते हैं कि 24 मार्च को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश इसकी धारा 2G के अंतर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया है जी, जिसके कारण हमारा ये कर्तव्य हो गया कि हम बच्चों के, अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति, अपने टीचर्स की सुरक्षा के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ में आगे शैक्षिक काम कर सकें। इसके लिए ये जरूरी हुआ कि जो असाधारण परिस्थितियां लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई हैं, उनको देखते हुए हमारा शैक्षिक सत्र भी नियमित हो। इस दृष्टि से ये निर्णय किया गया कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित विद्यालयों की वर्ष 2019 और 20 के सत्र की कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11 हैं, उसके समस्त छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने का हमने निर्णय लिया है। और साथ में इस बात की भी कोशिश की है कि जो हमारा 1 अप्रैल से हमारा नया सत्र शुरू हो जाता था, क्योंकि हमारी बोर्ड की परीक्षाएं संपादित हो चुकी हैं, उसकी कॉपियां केवल चेक होना है जी, तो उनके संदर्भ में ये हमने निर्णय लिया है कि जो हमारा अगला सत्र देर से प्रारंभ हो रहा है, तो 20 तारीख से 20 अप्रैल से सभी जगह हम व्हाट्सएप वर्चुअल ई लर्निंग के अंतर्गत व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस को शुरू करा सकें। और इसके लिए सभी को आदेश निर्गत किए गए हैं। हालांकि जो संबद्ध प्राइमरी है जी, वो दीक्षा का जो वेबसाइट है उसके अंतर्गत वो अपने बच्चों का पठन पाठन का काम करा सकते हैं। उसी तरीके से माध्यमिक और बेसिक एक तरीके से जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है या 8वीं तक का है, उनकी पढ़ाई कराएंगे। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां में जो पढ़ाई होगी वो ई लर्निंग के अंतर्गत व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस चलाए जाने का एक अनूठा प्रयोग किया गया है। अभी हमारे अलीगढ़ में, कानपुर में और मेरठ और आगरा में बड़ा सफल रहा है। बच्चों को उसी में क्वेश्चन भी देना, उनको होमवर्क भी देना, उनके पठन पाठन की प्रक्रिया को भी शुरू करना, इस चीज को हम लोग साथ में चालू कर रहे हैं। चूंकि इसको आपदा घोषित किया गया था, इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा कि क्योंकि बच्चों में और बुजुर्गों में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है, इसलिए 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के समस्त छात्राओं को अगले कक्षा में प्रोन्नत करने का हमें निर्णय लेना पड़ा है। जी, उप मुख्यमंत्री जी, ये 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के इम्तिहान हुए थे, तो उनके नतीजे कब तक आ पाएंगे? नहीं, अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी अपना उद्बोधन देंगे और लॉकडाउन के बारे में जो दिशा निर्देश उनका होगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार तत्संबंध में निर्णय लेगी, उसके अनुसार हम अपना जो परीक्षा की पुस्तकें हैं उनकी चेकिंग का कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि अगर विशेष परिस्थितियां न रही तो हम अप्रैल के अंतिम सप्ताह या जो मई का प्रथम सप्ताह है तब से कॉपी की चेकिंग का काम शुरू कर सकते हैं। तो उस लिहाज से क्या जून में हम उम्मीद कर सकते हैं कि नतीजे आ सकते हैं? हमारी कोशिश जून में नतीजे की है कि हमारे परीक्षा परिणाम जून के किसी भी सप्ताह में आ सके, क्योंकि हमारा सत्र बड़े मुश्किल से नियमित हुआ है। चाहे वो डिग्री कॉलेजेस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के हों, चाहे हमारा माध्यमिक शिक्षा के हमारा बोर्ड रहा हो, प्रयागराज बोर्ड रहा हो, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी का ये वाक्य कि जान है तो जहान है, तो हमको इस वाक्य को याद रखते हुए हम सारी सावधानियों को बरतते हुए ही कोई कदम उठाएंगे। किसी प्रकार की असावधानी हमारे किसी कदम से ना हो, इसका पूरा ख्याल हमको रखना है। इसलिए बच्चों को प्रमोट किया गया है और कॉपी चेकिंग के बारे में भी इसी प्रकार से अगला निर्णय आगे होगा।
दिनेश जी, आपने जो एक बात कही वो बड़ी अहम है कि ई लर्निंग पर जोर दे रहे हैं और बड़ी तादाद है उत्तर प्रदेश में बच्चों की, लाखों करोड़ों की तादाद है। तो क्या इसको लंबे समय के लिए देख रहे हैं आप, और इसकी एक पूरी सुविधा विकसित की जाएगी कि अगर क्लास लगाना मुमकिन नहीं हो तो घर बैठे बच्चे पढ़ सकें? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये एक अवसर है नई तरीके से पढ़ाई सीखने का, और मुझे खुशी है कि हम जब आपसे बात कर रहे हैं, हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कई जिले ऐसे हैं जिनमें बड़ी सुचारू रूप से पठन पाठन की प्रक्रिया व्हाट्सएप के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से चल रही है। बहुत बहुत ये बड़ा कदम है वाकई, और इसका बड़ा फायदा होगा और आने वाले दिनों में शायद इसकी जरूरत और बढ़े। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा बता रहे थे दो अहम बातें कि एक तो जून तक नतीजे आ सकते हैं बोर्ड के भी, 10वीं और 12वीं के, और क्लासेस चूंकि नहीं शुरू हो पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते, तो तमाम बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप ई लर्निंग के जरिए सीधे घर बैठे क्लास दी जा सकेगी। ये इसके इंतजाम किए गए हैं, कई जगहों पर इसे शुरू कर दिया गया है, और तमाम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, और आने वाले दिनों में बच्चे घर बैठे क्लास अटेंड कर पाएंगे ई लर्निंग के जरिए। यानी स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे और घर पे बच्चे उसे देख पाएंगे लाइव और पढ़ पाएंगे। और आजमगढ़ के मुबारकपुर हॉटस्पॉट से भाई और बहन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन दो लोगों के सामने आने के बाद आजमगढ़ जिले के कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 हो गई है। इन्हें क्वारंटाइन सेंटर से राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। खबर है कि कोरोना पॉजिटिव पिता के संपर्क में भाई और बहन के साथ 9 लोग आए हैं, जिनमें से 7 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। क्लोज कांटेक्ट में उस गांव के 9 लोग फैमिली सहित आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें उनके 4 फैमिली के थे, 5 बाकी लोग पड़ोस के। उन 9 में से 2 जो उनके बेटे बेटी हैं उनका पॉजिटिव आया है, उनकी फैमिली के भी 2 अन्य सदस्यों का नेगेटिव आया है, और शेष अन्य 5 जो पड़ोसी हैं उनका नेगेटिव आया है। और खबर लखनऊ से भी है, जहां पर रमजान को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने एडवाइजरी जारी की है, लोगों से घरों में रहने की अपील की है। कहा है कि 24 तारीख से बहुत संभव है कि 24 के बाद रमजान के महीने की शुरुआत हो जाए, और उन हालातों में रमजान के दिनों में लोग घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। क्या आपके इल्म में है कि 24 अप्रैल को रमज़ान मुबारक का चाँद देखा जाएगा, और अगर उस दिन चाँद हो जाता है तो उसी दिन से तरावीह शुरू हो जाएगी, और 25 अप्रैल को इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा। जो कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये मुबारक महीना ऐसे हालात में आ रहा है जबकि पूरा मुल्क कहीं ना कहीं लॉकडाउन में होगा, और लोग आज़ादी के साथ मसाजिद में नमाज अदा करने नहीं जा सकेंगे। इसलिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ की तरफ से एक 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी की गई है। और कोरोना संकट काल में यूपी के लिए एक अच्छी खबर आने के संकेत मिल रहे हैं। चीन से कई बड़ी कंपनियों का मोहभंग हो रहा है। ऐसे में योगी सरकार उन कंपनियों पर अब नजर बनाए हुए है ताकि यूपी में निवेश को आकर्षित किया जा सके। खबर है कि कई कंपनियां यूपी के माहौल को देखते हुए निवेश करने का यहां उत्तर प्रदेश में मन बना रही हैं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निवेश लाने के लिए जो कदम उठाने चाहिए। अगर नियमों में ढील देने की जरूरत हो तो वो भी किया जाए, नियमों में बदलने की जरूरत हो तो बदलाव लाया जाए, ताकि निवेश ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आए। कंपनीज हैं वो चीन से कहीं ना कहीं उनका जो है मोह भंग हुआ है। निर्माण कार्यों के लिए उद्योग के आईडीसी साहब को और उनके सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि यदि आगे के सेकंड चरण में इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर कोई विशेष रूप से बड़ी कंपनीज आ रही हैं तो उनके लिए विशेष पैकेज जो ऑलरेडी हैं और क्या और सहूलियतें स्टेट गवर्नमेंट दे सकती हैं, इन संभावनाओं पर भी जो है उन्होंने औद्योगिक विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव एमएसएमई और प्रमुख सचिव औद्योगिक सचिव को भी निर्देशित किया है। देश में संपूर्ण लॉकडाउन का कल आखिरी दिन है। ऐसे में पीएम मोदी एक बार फिर देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। कल सुबह 10 बजे पीएम
देश से रूबरू होंगे और इसी के साथ लॉकडाउन बढ़ने की आशंकाओं पर पूर्ण विराम लग सकता है। ये बात साफ हो जाएगी कि देश में आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर कोई और प्लान के साथ देश आगे चलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हवाले से संकेत दिए हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ सकता है, लेकिन आखिरी मुहर तो कल ही लगेगी जब पीएम देश के सामने होंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुपर 11 टीम के साथ बैठक कर अहम मुद्दों पर चर्चा की। यूपी में सरकारी निर्माण कार्यों को लेकर बात हुई ताकि लॉक अर्थव्यवस्था को चलाने का काम किया जा सके। खबर है कि यूपी में सरकारी निर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने की बात हुई है और लॉकडाउन के चलते 15 अप्रैल से विभागों में कैसे कामकाज हो, इसको लेकर की भी चर्चा हुई। कोरोना से लड़ने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं, कोरोना को फैलने से रोकने में ताकि मदद मिले और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समेत यूपी के बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे शुरू किया जाए, इसको लेकर भी बातचीत हुई। और एरा मेडिकल कॉलेज ने एक ऐसा बूथ बनाया है जिसमें बैठ करके डॉक्टर बिना मरीज से सीधे संपर्क में आए उसकी जांच कर सकते हैं। यह बूथ डॉक्टर्स के लिए बेहद सुरक्षित माना जा रहा है। इस बूथ से पीपीई किट की भी बचत होगी। आपको दिखाते हैं ये बूथ कैसे काम करता है। ये कोरोना की जो महामारी कोविड-19 के रूप में इस वक्त पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है, ये उस संक्रमण से बचने के लिए एक बूथ बनाया गया है VR सिक्योर बूथ के नाम से, जिसके अंदर डॉक्टर, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ रहकर बाहर के संक्रमण से पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सकता है। इसकी जो पीपीई किट जो कि अभी बाज़ार में कम उपलब्ध है, जो कि बार बार यूज़ करना पड़ती है, उससे भी निजात मिल सकती है। इसमें एयर कूलर की व्यवस्था की गई है जिसमें ऊपर फिल्टर लगे हुए हैं, जिससे दूषित हवा अंदर नहीं आ सकती है और प्रेशर की वजह से अंदर की हवा बाहर जाएगी, बाहर के कोई भी दूषित हवा प्रदूषण अंदर नहीं आ सकता है। नीचे एक लेवल का और फिल्टर लगा हुआ है जो नीचे से भी कोई भी दूषण आने से रोकेगा। ये यूवी लाइट फिलिप्स कंपनी की लगी हुई है, जिससे वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य जीवाणु का खात्मा करा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। जब यह केबिन खाली हो, इस बाहर के स्विच को ऑन करने से यहाँ पे हमने चेतावनी भी लगाई है कि जब कोई इसको देख के ऑन करे ताकि कोई अंदर ना हो। डॉक्टर के इस्तेमाल हेतु ये सैनिटाइजिंग स्टैंड और बोतल लगा है ताकि वो इसका इस्तेमाल करके अपने आप को सैनिटाइज कर सके। ये 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि डॉक्टर और रोगी दोनों की बातचीत के लिए है, ताकि रोगी अपना हाल बता सके और डॉक्टर इधर से उससे हाल पूछ के उससे परामर्श दे सके। ये स्टेथोस्कोप भी इसमें दिया गया है ताकि डॉक्टर रोगी की धड़कन तथा फेफड़े की जांच कर सके। ये विनाइल एंटीबैक्टीरियल विनाइल फ्लोरिंग है, जिससे बैक्टीरिया से भी मुक्ति मिल सकती है। यह जिसमें ब्रेक है, उसको कहीं भी ले जाके ब्रेक लगा के इस्तेमाल करने हेतु स्टेनलेस स्टील का हुक, जिसमें पावर कोड लटका के कहीं भी इसको मूव किया जा सकता है। एल्युमिनियम का फ्रेम, ACP शीट, WPC शीट, जो कि अग्निरोधक है, वाटरप्रूफ है तथा हल्का है ताकि इसको मूव करने में। सहारनपुर में पुलिस पर बदतमीजी का आरोप लगा है। पूर्व SP नेता के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्तिकेय राणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप है। गश्त के दौरान पुलिस से भिड़े थे कार्तिकेय राणा। ये खबर सहारनपुर से। अगर कोई बदतमीजी करे, देखो उनका हाल, मैं बना दे रहा हूं वीडियो। सिर्फ क्या बात पे सिर्फ ये है कि तुम घर के अंदर कैसे घूम रहे? क्या बदतमीजी कैसे बोला तुमने? भाई मेरी भी तो सुनोगे ना, सुनोगे। घर के आएगा क्या? तुम बदतमीजी कैसे करी? यार किससे बदतमीजी करी? तुमने मुझे कैसे? मैं वो सामने खड़े मीडिया वाले, मैं वो शख्स हूं। अगर कोई बदतमीजी करे, अगर आप पुलिस प्रशासन में आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके लिए जान न्यौछावर कर दूंगा। अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं किसी
कैमरे लगे हुए हैं। यार आप हमारी सेवा में लग रहे, आप हमारी सेवा में, पब्लिक की सेवा में लग रहे, आप किसी को तू तड़ाक क्यों कर रहे हो? किससे तू तड़ाक करी मैंने? आपने करी? चलो मैं तो नॉर्मल सिविल ड्रेस में था। चलो आप किसी महिला के साथ भी कल ऐसा हुआ है यहाँ पे? मजाक चल रहा है यहाँ। मैंने सिर्फ भाई ये बीमारी है, कोरोना एक बीमारी है, ठीक है? आप उसके लिए किसी को डंडा लेकर डरा नहीं सकते हो। मैंने किसी को आपकी वो हैसियत नहीं है। मैंने किसी को नहीं डराया। पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा करना। मैंने किसी को नहीं डराया। द्वारा पालन भी किया जा रहा है, परंतु कुछ शरारती तत्व जिनके लिए कानून का कोई महत्व नहीं है और जो स्वयं को कानून से ऊपर समझते हैं, वो इस प्रकार की घटनाएं अभी भी लगातार कर रहे हैं। पब्लिक में रहना, पुलिस के द्वारा रोके टोके जाने पर उनके साथ आपत्ति करना, उनके साथ में उनके कार में बाधा डालना, इसी प्रकार की घटना कल शाम को आवास विकास थाना क्षेत्र में हुई थी। और ये कार्तिकेय राणा नाम का एक व्यक्ति है जिसके द्वारा पुलिस के साथ जो है, पुलिस के द्वारा रोके जाने पर टोके जाने पर अभद्र आचरण किया गया है। और शामली से खबर है जहां पर लॉकडाउन तोड़कर पुलिस के साथ मारपीट करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला कैराना कोतवाली इलाके के, जहां पर मोहल्ला छड़ियान में कुछ लड़के लॉकडाउन का उल्लंघन कर बाहर घूम रहे थे। जब पुलिस कर्मियों ने उन्हें घरों में जाने को कहा तो लड़कों ने गाली गलौज शुरू कर दी और हाथापाई पर उतर आए। अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 10 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वाराणसी के एक अपार्टमेंट में एक चाइनीज महिला का पता चलने से हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला लंका थाना इलाके के साकेत नगर के है, जहां पर एक अपार्टमेंट में एक चीनी महिला के रहने की जानकारी प्रशासन को मिली। इसके फौरन बाद पुलिस वहां पहुंची। बताया जा रहा है कि महिला नेपाल के रास्ते भारत में आई और 21 मार्च तक वो एक होटल में रुकी। लॉकडाउन होने के बाद एक गाइड ने उसे इस अपार्टमेंट में शिफ्ट करा दिया। फिलहाल पुलिस चीनी महिला से पूछताछ कर रही है। कुछ ही पलों में जारी है यहां पर खबरों का सिलसिला। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।